हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2009 रिलीज्ड एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है डार्क कंट्री। इस कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूली मैरिड कपल डिक एंड जीना के साथ, जो वेगस आए थे अपना हनीमून मनाने, वो भी गाड़ी से। घर वापस जाते वक्त वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में निकलेंगे, क्योंकि वो लोग जिस हाईवे से जाने वाले हैं वो एक रेगिस्तान के अंदर पड़ता है। तो डे टाइम की गर्मी को अवॉइड करने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। डिक जर्नी शुरू करने से पहले एक बार लास्ट गैस स्टेशन पर भी रुकता है और वहां उसके साथ एक अजीब हादसा होता है। वो बहुत ही अटेंटिवली एक मिसिंग पोस्टर को देख रहा था, एक लड़की की जो कुछ दिन पहले ही गायब हुई है। तभी एक आदमी उससे पूछताछ करने लगता है। वो कौन है, कहाँ जा रहा है, साथ में कौन है। और वो न्यूली मैरिड है सुनकर तो उसे वार्न भी करते हैं। कहते हैं यहाँ पे रात में ट्रैवल करना बहुत रिस्की है, कई लोग गायब होते रहते हैं। डिक को इन फ्री के ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उसे इग्नोर करके निकल पड़ता है। रात में वेगस की खूबसूरती दुगनी हो चुकी थी। उनका तो मन ही नहीं कर रहा था जाने का। ऊपर से बिजली भी कड़क रही थी। इतना रोमांटिक माहौल बन चुका था कि डिक रास्ता ही भूल जाता है। उन्हें रूट 93 से जाना था, मगर गलती से वो रूट 95 पे पहुंच जाता है। तो वो थोड़ा सा पीछे आकर फिर से गाड़ी घुमाता है और टर्न लेके सही रास्ते पर जा पहुंचता है। अब ये वाला रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान था। 95 पर फिर भी कुछ कार्स पास कर रहे थे, मगर यहाँ पर उन्हें एक भी नहीं दिखता। डिक और जीना को तो अजीब लगता है, मगर वो लोग माइंड नहीं करते। तारों की रोशनी भी इतनी खूबसूरत हो सकते हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। तो इसी खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए डिक गाड़ी के हेडलाइट्स ऑफ कर देता है, मगर ऐसा करना बहुत रिस्की हो जाता। तो वो कुछ देर बाद ही उन्हें फिर से ऑन भी कर देता है। लेकिन जैसे वह ऐसा करता है, कहीं से उसके सामने एक आदमी आ जाता है। सिर्फ रास्ते के बीचों बीच ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो उसे बचाने के चक्कर में डिक अपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और फिर जब उसे देखने जाता है तब तक वो बंदा बेहोश हो चुका था। बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। वो खून की उल्टी कर रहा था। उसका चेहरा तो इतना खराब हो चुका था कि पहचानने लायक भी नहीं था। जीना को लगता है जरूर उन्हीं की वजह से ये हुआ होगा। वो तो बहुत डर जाती है, मगर बाद में उन्हें कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये जरूर इसी बंदे की गाड़ी होगी। जरूर किसी और ने धक्का मारकर भाग गया होगा, या फिर ये खुद ही ड्राइव करते वक्त सो गया होगा। जीना वहीं पर खड़े पुलिस को कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसके फोन पर कोई नेटवर्क नहीं था। तो वो और डिक मिलकर उस आदमी को अपने गाड़ी में उठा लेते हैं और सबसे नियरेस्ट गैस स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। मगर कुछ आगे जाने पर ही उन्हें मिलता है डेड एंड। रास्ता अचानक से ही खत्म हो चुका था। डिक को फिर से गाड़ी घुमाना पड़ता है और वो लोग फिर से 95 की तरफ ही जाने लगते हैं, मगर इस बार उसे वो रास्ता भी नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग रेगिस्तान में कहीं खो चुके हैं। रास्ते पर कहीं एक लाइट भी नहीं था, ना कोई पोस्ट था। जीना फ्रीक आउट करने लगी थी। उसे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि वो लोग बार बार उसी स्पॉट को क्रॉस कर रहे हैं जहां से इस आदमी को पिकअप किया था। डिक यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे वहां कोई गाड़ी नहीं दिखती। मगर अंधेरे में उसे नजर नहीं आता रास्ते पर खून पड़ा है, वो भी उसी आदमी का। मतलब जीना बिल्कुल सही कह रही है, वो लोग असल में ही भटक चुके हैं। उनका तो रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे में उस घायल आदमी का सेंस लौट आता है और वो पागल की तरह चिल्लाने लगता है। कंप्लीट शॉक में जा चुका था वो। डिक उसे बहुत मुश्किल से शांत करता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी शांत हो जाता है, मगर अब उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही रेटिक था। वो एक सिगरेट मांगता है और जब जीना उसे लाइटर पास करने जाती है तो वो बहुत ही धीमी आवाज में उससे कहता है, भाग जाओ। जीना इसका कोई मतलब समझ नहीं पाती, मगर उस आदमी के आंखों में ऐसा कुछ था जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो आदमी बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। कभी किसी नाइट क्लब के बारे में बताना शुरू करता है, तो कभी डिक को उसके नाम से बुलाता है।
डिक को शक होता है कहीं इसका कोई गलत इरादा तो नहीं है, लेकिन वो अपने सफाई में कहता है कि ब्लड लॉस होने के कारण वो ऐसे डिलीरियसली बिहेव कर रहा है। और डिक का नाम वो नहीं जानता, उसने तो ऐसा स्लैंग यूज किया। फॉर्चुनेटली कुछ देर बाद ही उन्हें अपने सामने फ्री वे दिख जाता है। जीना और डिक तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं। अचानक से ही वो कुछ बिड़बिड़ाने लगता है, कहता है मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन यही एक रास्ता है बस। इतना कह के वो डिक पर हमला कर देता है, उसे चोक करके मारने की कोशिश करता है। जीना किसी तरह गाड़ी को तो रोक लेती है, मगर उस आदमी को नहीं। मजबूरन सेल्फ डिफेंस में डिक को ही उसे मारना पड़ता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो बंदा ऐसे भड़क क्यों गया। वो लोग तो उसकी मदद कर रहे थे। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस लाश को लेकर वो लोग क्या करेंगे। अगर वो लोग पुलिस के पास जाकर सब कुछ ऑनेस्टली बताएंगे भी तो कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। इससे बेहतर वो लोग इसे छुपा दे। डिक उसी वक्त लाश को गाड़ी में उठा के सही जगह की तलाश में निकल पड़ता है। इन द मीन टाइम उन दोनों के ही मन में शक पैदा हो चुका था। जीना को लग रहा था उसे डिक का नाम कैसे पता, तो डिक को लग रहा था वो आदमी स्ट्रिप क्लब की बात एक्चुअल में जीना को पॉइंट कर रहा था। ऐसे में अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जीना डर जाती है, कहीं वो आदमी जिंदा तो नहीं। वह डिक को एक रॉड देकर बाहर भेजती है देखने के लिए, मगर वो आवाज असल में गाड़ी के एक टूटे हुए हिस्से से आ रही थी। इसके बाद वो लोग लाश को दफनाने के लिए रोड से उतरकर डेजर्ट के अंदर से ड्राइव करने लगते हैं, जहां अगर किसी जानवर ने लाश को बाहर निकाला भी कोई देखने वाला नहीं होगा। फाइनली उन्हें एक ऐसी जगह मिल भी जाती है और दोनों मिलकर किसी तरह लाश को दफना भी देते हैं। मगर इस सब से जीना बहुत इरिटेट हो रही थी। वो इवन डिक से ये तक कहती है कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए। ये हादसा उनके रिश्ते को एक अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। जो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था उसे तोड़ने की नौबत आ चुकी थी। डिक समझ पा रहा था जीना फ्रस्ट्रेशन में ये सब कह रही है, तो वो उसे कुछ देर अकेला छोड़कर खुद गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे नजर आती है जीना के पर्स में गन है। डिक को तो बहुत टेंशन होने लगता है, आखिर ये लड़की है कौन? कहीं हड़बड़ी में शादी करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी? असल में उनका रिश्ता बस कुछ दिनों का ही है। एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानते वो लोग। डिक को लगा था जानने लायक कुछ होगा भी नहीं, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं पूछा। मगर अब इस गन के बारे में उसे जानना था, तो वो जीना को कन्फ्रंट करता है और जीना अपने अतीत के बारे में बताना स्टार्ट करती है। पता चलता है जीना बेसिकली एक स्मॉल टाउन गर्ल है। जब वो पहली बार इस शहर में आई थी तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके एक दोस्त स्ट्रिप क्लब में डांस करती थी। एक दिन जीना उसे देखने गई। उसे उसका प्रोफेशन इजी लगा और उसने काम करना शुरू कर दिया वहां पर। वहां सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, मगर कुछ दिन बाद से ही एक क्रीपी आदमी उसे स्टॉक करने लगा। हर जगह फॉलो करता रहा उसे, बिल्कुल साए की तरह। उसके वजह से जीना ने नौकरी छोड़ दी, घर बदल लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जीना ने ये गन खरीदी थी। सब कुछ सुनकर डिक बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ये बंदा वो क्रीपी है। उसका चेहरा खराब हो गया था, इसीलिए शायद जीना उसे पहचान नहीं पाई। उसे तो ये भी शक होता है कि कहीं ये बंदा गैस स्टेशन से उनका पीछा तो नहीं कर रहा, वो जो उसे फ्री का ज्ञान दे रहा था वो। दूसरी तरफ जीना बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वो डिक को ये सब खुद ही बताना चाहती थी, मगर सही समय आने पर कहीं उसे ये ना लगे कि वो उसे धोखा दे रही है। मगर असल में तो डिक ऐसा कुछ भी सोच नहीं रहा था। अभी उसे बस घर जाना था। कुछ दूर जाने पर लकीली उसे एक रेस्ट स्टॉप दिख जाता है, तो वो लोग वहीं पर रात बिताने की डिसीजन लेते हैं। मगर गाड़ी से उतरते ही डिक नोटिस करता है उसके हाथ में घड़ी नहीं है। शायद खुदाई करते वक्त उसी ग्रेव में गिर गया होगा। इसका मतलब अगर कभी पुलिस को वो लाश मिली, साथ में उसकी घड़ी भी मिल जाएगी और वो फंस जाएगा, क्योंकि उसके घड़ी के पीछे उसका नाम एनग्रेव्ड है। डिक उसी वक्त वहां जाकर अपनी वॉच वापस लाना चाहता था, लेकिन जीना बिल्कुल साफ साफ वहां लौटने से इनकार कर देती है। इनफैक्ट इसके बदले वो रिश्ता तोड़ने के लिए भी राजी थी।
इस बात पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, कोसने लगते हैं। फाइनली डिक ही हार मान लेता है क्योंकि कुछ भी हो जाए वो जीना को छोड़ नहीं सकता। वो उसे उसकी बंदूक देकर वहीं पर एक लैंप के नीचे बिठाकर उसका इंतजार करने के लिए कहता है और खुद निकल पड़ता है उस ग्रेव की तरफ। ज्यादा समय नहीं लगता उसे क्योंकि वो स्पॉट ज्यादा दूर नहीं थी, मगर वहां पहुंचने पर उसे ग्रेव खाली मिलती है। मतलब वो आदमी अभी भी जिंदा है और उसी के पास डिक की घड़ी भी है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है। डिक बस सिचुएशन को एनालाइज ही कर रहा था कि दूर से उसे गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है जीना खतरे में है, तो वो भागता है रेस्ट स्टॉप की तरफ। लेकिन वहां पहुंचकर उसे जीना कहीं नहीं दिखती। वो वॉशरूम में चेक करता है, हर एक कार्स में देखता है, आसपास भी देखता है, मगर कहीं पर भी जीना का कोई नामो निशान नहीं था। डिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो किससे मदद मांगे। वो एक टेलीफोन से कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसमें कोई डायल टोन नहीं था। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, जहां बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे और वो कार्स, उन पर भी धूल जमा हो चुका था, जैसे सालों से यहीं पर पार्क्ड हो। इधर उधर देखते वक्त रेत के ऊपर उसे कुछ फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जो किसी लड़की का लग रहा था। तो डिक उन्हें फॉलो करता है और एक शैलो ग्रेव के पास जा पहुंचता है, जिसके अंदर से एक लड़की का हाथ निकला हुआ था। एक पल के लिए डिक की धड़कन रुक चुकी थी, मगर ध्यान से देखने पर वो समझ पाता है ये जीना का हाथ नहीं है, क्योंकि इस पे जो रिंग है वो डिफरेंट है। खुद को किसी तरह संभाल कर डिक गाड़ी लेकर फिर से निकल पड़ता है। कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, उसे कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि कुछ भी करके उसे जीना को वापस लाना होगा। अचानक उसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आती है। टेंशन में और ज्यादा पजल्ड हो जाता है डिक, जिससे उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से उतरकर उसे पता चलता है वो कार असल में एक पुलिस कार है। एक ऑफिसर उसी की तरफ आने लगते हैं। डिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे मदद मांगने भागता है। खून के अलावा उनके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ डिटेल्स में बताता है, लेकिन न जाने क्यों वो ऑफिसर उल्टा उसे ही बहुत सस्पिशियस तरीके से ऑब्जर्व करने लगते हैं। शायद उन्हें उसके स्टोरी पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद वो डिक को अपने गाड़ी के बैक सीट पे बिठाकर उसके बताए गए रेस्ट स्टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते पर वो उसे बताते हैं कि ये जगह बेसिकली एक डंप एरिया है। वेगस में जितनी भी इलीगल क्राइम्स होते हैं, सारे के सारे मर्डर विक्टिम्स के लाशों को यहीं पर छुपाया जाता है। उसे जो लाश मिली वो भी जरूर ऐसे ही किसी विक्टिम की होगी। उनके कन्वर्सेशन के चलते ही इस ऑफिसर को एक और डिस्पैच कॉल मिलता है, जिससे उसे खबर मिलती है कि यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है। तो वो उसी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डिक तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो चिल्लाने लगता है, ऑफिसर उसे रेस्ट स्टॉप की तरफ क्यों नहीं ले जा रहे। तभी उनकी गाड़ी एक ऐसी जगह एंटर करती है जहां ऑलरेडी काफी सारे ऑफिसर्स खड़े थे, खुदाई कर रहे थे जमीन पर। डिक के पूछने पर ऑफिसर जवाब देते हैं उन दोनों की मंजिल असल में एक ही है, यही रेस्ट स्टॉप है। एटलीस्ट 30 साल पहले तो यही था और उन्हें लाश भी यहीं से मिली है। ये बेसिकली एक मास ग्रेव है। सारे लाशें यहीं से मिलती है, लेकिन सिर्फ लड़कियों के, कभी किसी लड़के की लाश नहीं मिली। डिक हैरान होकर चारों तरफ देखने लगता है। उसे वो कार्स में नजर आते हैं जिन्हें वो पहचान पाता है, लेकिन ये जगह ये तो कंप्लीटली डिफरेंट दिख रही थी। तब तक ऑफिसर्स उस लाश को निकाल चुके थे, जिसे देखकर डिक की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये लाश जीना की थी। और तो और पुलिस को उसी ग्रेव से डिक की घड़ी भी मिलती है। अब इससे होता ये कि सभी उस पर ही शक करने लगते हैं। सबको लगता है उसी ने अपने पत्नी का खून करके अभी नाटक कर रहा है। सिर्फ डिक को पता था सच क्या है। उसे लगता है जरूर स्क्रीप ने ही जीना का खून किया होगा और अभी उसे फंसाना चाहता है। उसे उसको ढूंढना ही होगा कुछ भी करके, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। मगर उसके लिए उसे तो पहले निकलना होगा ना। मगर कैसे? ऑफिसर ने तो उसे गाड़ी के अंदर लॉक कर दिया था। तो डिक एक खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकल आता है और एक पुरानी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। सारे ऑफिसर्स भी भागते हैं उसके पीछे और शुरू होता है एक चूहे बिल्ली का खेल, जो काफी लंबा चलता है।
टिक को पता था उसे क्या करना है ऐसे मौके पर। वो अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर देता है, जिसे पुलिस उसे और ढूंढ नहीं पाती। अंधेरे में कहीं खो जाता है वो। काफी दूर तक चलने के बाद जब उसे सेफ फील होता है तब वो लाइट्स ऑन करता है। गुस्से में अपना आपा खो चुका था वो। ऐसे में अचानक से ही बहुत सारे इंसेक्ट्स उस पर हमला कर देते हैं और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत चोट पहुंचती है उसे, वो बेहोश हो जाता है। और जब उसका सेंस लौटता है वो खुद को एक गाड़ी के बैक सीट में पाता है। उसके सामने एक कपल बैठकर बहस कर रहे थे। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है ये लोग और कोई नहीं, वो खुद और उसकी पत्नी जीना है। और वो खुद उसी इंजर्ड मैन की जगह ले चुका था जिसकी उन लोगों ने कभी मदद करी थी, जिसे वो जीना का खूनी समझकर ढूंढ रहा था। मतलब वो बंदा उसका पास्ट सेल्फ था, जैसे अभी वो खुद सामने वाले डिक का पास्ट सेल्फ बन चुका है, ठीक वैसे ही। इसीलिए ही उसे उसका नाम पता था और जीना के राज के बारे में भी। किसी सुपरनैचुरल फोर्स के कारण वो इस एंडलेस लूप में फंस चुका है। इस पॉइंट पे उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसके पास्ट सेल्फ ने उस पर हमला क्यों किया था, क्योंकि उसकी जर्नी खत्म करने का बस यही एक तरीका था। उसने इंटेंशनली डिक को गुस्सा दिलाया जिससे वो उसे मार डाले। इससे उसकी सफरिंग्स तो खत्म हो जाएगी और इस वाले फ्यूचर डिक की शुरू होगी। एक एंडलेस लूप की तरह बार बार यही चीज रिपीट होती रहेगी। क्यों, वो उसे नहीं पता, मगर इतना उसके लिए क्लियर हो चुका था कि यह सुपरनैचुरल फोर्स यहाँ पर आने वाले हर कपल को अपने वश में कर लेती है। लड़के को हिप्नोटाइज करके उससे लड़की का खून करवाती है और फिर उसे इस सर्कल में फंसा लेती है। पिछले 30 सालों से यही तो चल रहा है। वो मास ग्रेव, वो कार्स, मिसिंग पोस्टर्स, लड़कियों की लाशें इसी के सबूत है। डिक सब कुछ समझने के बावजूद कुछ भी कर नहीं पाता, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने फ्यूचर सेल्फ को वार्न करेगा भी फिर भी कुछ बदलेगा नहीं। फिर से वही सब कुछ रिपीट होने लगता है जैसे पहली बार हुआ था। सिर्फ अब उसकी बारी थी मरने की। डिक पागल की तरह अपनी किस्मत पर हंसने लगता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आई नो इस कहानी में कई सारे प्लॉट होल्स है, कई सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे और कुछ पॉइंट्स इलॉजिकल भी लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। आइडिया काफी यूनिक है। एक लो बजट फिल्म के हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये फिल्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।